हाय नमस्कार, चर्नोलॉजी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं अविनाश धर्माधिकारी जी, वो रिटायर्ड एसीपी मुंबई पुलिस से हैं। आज वो मुंबई पुलिस से जुड़ी पुराने किस्से, कहानियाँ और अवेयरनेस देने हमारे शो में आ रहे हैं। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू। अविनाश जी नमस्कार, आपका स्वागत है चर्नोलॉजी पॉडकास्ट में। मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक्सेप्ट किया यहाँ पे आना। और शुरू करते हैं सर। आप तो सर अपनी जर्नी के बारे में, कैसे आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया और फैमिली बैकग्राउंड और कैसे आप यहाँ आए। मैं वैसा ओरिजिनल संगोला से हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे मेरा जन्म हो गया। फिर मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे और मेरे बड़े भाई साहब बम्बई में नौकरी करते थे। तो उन्होंने 1973 में मुझे बम्बई में लेके आए 5th स्टैंडर्ड में। तो काफ़ी वहीं से फिर मैंने यहीं पे स्कूलिंग की और यहाँ से ग्रेजुएट भी हो गया। 1987 में मैं पार्ला कॉलेज था, उससे ग्रेजुएट हो गया। और जब ग्रेजुएट होने के बाद एक कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे मैंने। अभी क्या करने का वो सोच रहा था, इतने में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक इंस्पेक्टर का ऐसा ऐड आया है, तो इंटरेस्ट है क्या इसमें। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। वो MPSC करके उसने बोला था। MPSC क्या होता है ये भी मुझे मालूम नहीं था। तो अब उसने समझाया कि MPSC बोला तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका एक एग्ज़ाम रहता है। वो एग्ज़ाम पास होने के बाद, क्लियर होने के बाद अपने को पुलिस में जॉब मिल सकता है करके। तो उसने मेरा फॉर्म लाया और हम लोग दोनों ने वो फॉर्म भरा। लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया, बैड लक से उसका सिलेक्शन नहीं हो गया। तो मैं 1987 में ग्रेजुएट होगा और 1988 में पुलिस फोर्स एक साल में ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो 1988 में 15 जून 1988 को नासिक में पुलिस ट्रेनिंग, उस वक्त कॉलेज था PTC जिसको बोलते थे, वहाँ पे एक साल की ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की और फिर बम्बई पुलिस में मेरा पोस्टिंग हो गया। तो पहला पोस्टिंग कहाँ पे था मेरा आपका? पहला पोस्टिंग 1988 में 89 में मैं ट्रेनिंग ख़त्म करके जब बम्बई आ गया, तो बम्बई में दहीसर पुलिस स्टेशन में मेरा पहला पुलिस स्टेशन था। हाँ। दहीसर पुलिस स्टेशन में उस वक्त हम लोग 5 बैचमेट थे, 5 ऑफिसर थे हम लोग, जिन्होंने एक साथ में ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ पे ठीक ठाक था हमारा करियर। और लकीली उस वक्त एक ब्रेक थ्रू मुझे मिल गया था। एक नाकाबंदी के दरमियान एक रिक्शा बहुत स्पीड से जा रहा था, तो मैंने उसका पीछा मोटरसाइकिल के ऊपर से किया। बाद में किसी लोगों का मदद लिया और वो रिक्शा को पकड़ा। तो उसमें जो 2-3 लोगों को पकड़ा हमने, उनके पास 2-3 चेन मिले थे, गोल्ड चेन मिले थे। अच्छा, वो वो किसी का चेन लेके भाग रहे थे वो। और फिर बाद में और इन्वेस्टिगेशन किया, इंट्रोगेशन किया, तो उनके पास से 24 मंगलसूत्र रिकवर किए हमने बाद में, हाँ। जो अलग अलग जगह 2-3 महीने में उन्होंने चुराए थे। तो वो जो ऑटो ड्राइवर चोर था या उस पे जो बैठे थे? पीछे वो दोनों सब मिले हुए थे। इसीलिए तो स्पीड से भगा रहा था वो। और ये सबको अरेस्ट किया हमने। उस 24 मंगलसूत्र पे हमने रिकवर किए। तो उस वक्त बम्बई पुलिस में जिसको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसको वापस करने का जो फर्स्ट पब्लिक फंक्शन हो गया। और उस पब्लिक फंक्शन में उस वक्त हमारे पुलिस कमिश्नर थे श्री राममूर्ति साहब और उनकी वाइफ, वो दोनों आए थे और उनके हाथ से ये 24 लोगों को उनके मंगलसूत्र रिटर्न किए गए। तो दैट वाज द फर्स्ट पब्लिक फंक्शन हो गया था। तो उसमें मुझे काफ़ी सराहा गया मेरे काम को। उसके बाद मेरा DN नगर पुलिस स्टेशन में तबादला हो गया। DN नगर पुलिस स्टेशन यानी अंधेरी वेस्ट में है, दादा भाई नवरोजी नगर पुलिस स्टेशन। बड़ा मेन पुलिस स्टेशन है। हाँ, काफ़ी सेंसिटिव पुलिस स्टेशन था, बड़ा पुलिस स्टेशन था। और वहाँ पे भी मेरा ठीक ठाक काम रहा। उस वक्त एक बच्ची का एक किडनैपिंग केस हो गया था, मुझे उसका नाम भी अभी याद है। वो छोटी बच्ची थी, रूपा सभा चंदानी करके याद है। उस बच्ची का किडनैपिंग में मैंने काफ़ी मेहनत की थी। और हालांकि केस किसी और के पास था, लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर ने मुझे बोला कि काफ़ी प्रेशर है। सुनील दत्त जी खुद उस वक्त पुलिस स्टेशन में आए थे। उन्होंने कहा था कि कैसा भी करके एक केस क्रैक करो। और एक 5-6 दिन हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद एक लड़की को अरेस्ट किया। उसके पास से वो लड़की को भी हमने रिकवर किया, सेफ्टी से सेफली रिकवर किया था। तो मुझे याद है जैसे उनके सुनील दत्त जी को ये खबर लगी कि वो लड़की छुड़ाया गया पुलिस ने, वो खुद पुलिस स्टेशन में आए थे और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था।
तो इसके बाद उस वक्त का ज़माना ऐसा था कि मुंबई क्राइम ब्रांच एक एलाइट क्राइम ब्रांच करके माना जाता था। वहाँ पे कभी सीनियर ऑफिसर्स को लिया जाता था और जिसको भी लिया जाता था उसकी रिकमेंडेशन किसी न किसी पुलिस ऑफिसर के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं लेते थे। तो मेरा ये 2-4 काम अच्छे हो गए थे उस वक्त, तो वो मेरा किसी पुलिस ऑफिसर ने रिकमेंडेशन किया था और इमीडिएटली मेरा ख्याल से मेरे 3-4 साल की सर्विस हो गई थी और मेरा क्राइम ब्रांच में तबादला हो गया। वो कहाँ पे था, कौन से पुलिस स्टेशन? वहाँ मैंने मुंबई उस वक्त क्राइम ब्रांच के 9 जोन थे। हाँ। और वो जोन के हिसाब से एक एक यूनिट रहता था। तो वो हर यूनिट में 8-10 पुलिस स्टेशन थे। तो 8-10 पुलिस स्टेशन में जितने भी सीनियर ऑफिस होते थे, अपार्ट फ्रॉम दैट हमको जो हमारे पर्सनल लेवल पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करके मिलता था, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी केस समझो साउथ मुंबई का केस है और उसका इंटेलिजेंस अगर हमें मिल गया तो हम उस पर भी वर्कआउट करते थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 7-8 पुलिस स्टेशन हमारे अंडर आते थे उसका देखभाल करना, वहाँ पे जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसको डिटेक्ट करने का प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा था। तो 1993 में मैं जब आया तो इमीडिएटली 1-2 साल में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सीरियल तो बॉम्ब ब्लास्ट जब हुए बॉम्बे में, तो उस दौरान आपकी पोस्टिंग कहाँ थी और आपको जो सबसे पहले वो खबर लगी तो आपको क्या समझ आया कि क्या हो रहा है? बॉम्ब ब्लास्ट का जब खबर लगी थी तो हम लोग, मुझे याद है हम लोग अंधेरी यूनिट में बैठे थे। और बॉम्ब ब्लास्ट से थोड़ा पहले चलते हैं, जो राइट्स जब हुए थे। राइट्स एक्चुअली बॉम्ब ब्लास्ट के आसपास ये उससे पहले हुए थे। उसी दरमियान वो राइट्स कंटिन्यू चल रहे थे। हाँ। तो राइट्स में हिंदू मुस्लिम तो क्लियर कट ये और सबसे इफेक्टेड एरिया बॉम्बे का काम ऑल ओवर थे, लेकिन जहाँ पे अपने जैसे जोगेश्वरी हो गया, मालवणी हो गया, गोवंडी हो गया, साउथ मुंबई का डोंगरी एरिया हो गया, ये सब इफेक्टेड है। जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन पॉकेट्स ज़्यादा थे वहाँ पे डेफिनेटली राइट्स का प्रादुर्भाव ज़्यादा था। और उस वक्त क्लियर कट हिंदू मुस्लिम का ये हो गया था। और तो इसकी कहीं से बैकलेश वहाँ से आ रही थी ना, ये जो अयोध्या का हुआ था, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन 6 दिसंबर को। हाँ, वहीं पे बाबरी मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हो गया उसके बाद उसका रिपरकेशन यहाँ पे आया मुंबई में। यहाँ उस वक्त किसी ने इतना एंटिसिपेट नहीं किया कि इतने लेवल पे ये बढ़ेगा और मुंबई में वो आ सकता है करके। और मुंबई में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज क्राइम तो एग्जिस्टेंस में था, तो विदेशी ताकतों ने वो मुंबई का जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उसको हाथ में लेते हुए इनडायरेक्टली इंडिया के साथ में वॉर ही छेड़ दिया था। उन्होंने जो वेपन्स और एक्सप्लोजिव भेजे थे, अगर वो पूरे के पूरे इस्तेमाल किए जाते तो मुंबई में कुछ अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलता था। लेकिन फॉर्चुनेटली और मुंबई पुलिस की इफ़ेक्टिव मेजरमेंट की वजह से, इफ़ेक्टिव कार्रवाई की वजह से वो बहुत बड़ा हादसा टाला गया। हमने काफ़ी सारे वेपन्स उस वक्त रिकवर किए, AK-47 रिकवर किए, RDX आपने देखा होगा 200, 250, 300 किलो अलग अलग जगह से। RDX, अगर RDX इस्तेमाल इतना होता तो बॉम्बे में और तो वो आया किस रास्ते से रहा, मतलब कैसे आया? तो सी रूट से आया था, पाकिस्तान से भेजा हुआ था, क्लियर कट ISI का क्लियर हाथ था उसमें। और उन्होंने अपने इंडिया के ही लोगों को इस्तेमाल करके उनको वेपन्स दिए, मुहैया कराए, बाद में उनको एक्सप्लोजिव दिया और अपने खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। ये अपना दुर्भाग्य है कि हमारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो वो फिर मुंबई ब्लास्ट जब थे तो आप कहाँ पे पोस्टेड थे तब? मैं क्राइम ब्रांच में था। मुझे याद है मुझे उस वक्त इमीडिएटली जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो हम लोग अंधेरी यूनिट में थे। तो अंधेरी यूनिट में वायरलेस पे मालूम पड़ा ऐसा होता, एयरपोर्ट के पास ही एक ब्लास्ट हो गया था। तो हम लोग इमीडिएटली गए, जस्ट एक 3-4 मिनट पहला वो ब्लास्ट हो गया था। उसमें जलने की बदबू आ रही थी, स्किन जलने की बदबू आ रही थी, मतलब हम समझ गए कि कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई इसमें करके। उसके बाद देखा जो इमीडिएटली और दो जगह पे भी बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आने लगी। हमारी चैनल्स, पुलिस का जो चैनल्स है वो चैनल्स पे सब आने लगा कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो ये सब चलते गए और बम्बई में उस वक्त अलग अलग ठिकानों पे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे। तो सर आपने जो भी ऑपरेशन मतलब अपने कार्यकाल के दौरान किए, उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको, मतलब जो आपने केसेस क्रैक किए होंगे या उसके पीछे की इंटेलिजेंस या कैसे आपने ट्रैप किया लोगों को? मैं जब क्राइम ब्रांच में था तो तब ऑर्गेनाइज क्राइम अपने चरम पीक पे था। ये कौन सी ईयर की बात हो रही है? 92 to 97 की बात करी थी। फर्स्ट मेरा 5 साल क्राइम ब्रांच में था तब की बात बोल रहा हूँ मैं।
उस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद से छोटा राजन अलग हो गया था। दाऊद का तब तक एंटी नेशनल एंगल नहीं था, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसका इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो गया। तो दाऊद का एक एंटी नेशनल टेररिस्ट का एक टैग लग गया, और उसके बाद छोटा राजन ने अपने उससे पल्ला झाड़ा और वो अलग हो गया। उसने थोड़ा सा पैट्रियोटिक एंगल से अपना काम करना चालू कर दिया। उसने दाऊद के लोगों को मारना चालू किया, दाऊद ने उसके लोगों को मारना चालू कर दिया। उसी तरह इनके जो सिंपैथाइजर्स थे, जो एक दूसरे गैंग से रिलेटेड थे, उनको मालूम थे पहले सब दो एक ही गैंग में काम करते थे, तो उन्होंने सिंपैथाइजर्स को मारना चालू कर दिया। उसमें सिंपैथाइजर्स में कुछ बिल्डर्स थे, कुछ होटलियर्स थे। जैसा आपने देखा होगा कि रामनाथ पयाड़े का एक मर्डर हो गया था, जो शरद शेट्टी ने बोरीवली में किया था। शरद शेट्टी का जो गैंग था वो कहाँ पे एक्टिव था ज़्यादा? शरद शेट्टी दाऊद से कनेक्टेड था लास्ट तक, वो अलग नहीं हो गया था। और लेकिन शरद शेट्टी का पयाड़े होटेलियर्स था। शरद शेट्टी वो पयाड़े भी साउथ इंडियन था, शरद शेट्टी में उनका अच्छे रैपो था। लेकिन जब एक स्प्लिट हो गया, गैंग स्प्लिट हो गया, तो उनका रिलेशन ख़राब हो गया था। ऐसा एलिगेशन था कि पयाड़े के ज़रिए उनको कुछ फाइनेंस होता था, और वो फाइनेंस चाहता था कि वो ये गैंग के लिए, ना कि दाऊद के लिए, उसके लिए दे करके। बाद में शरद शेट्टी गैम्बलिंग में भी था, हॉर्स रेस में भी इन्वॉल्व था। उसने थोड़ा सा अपना अलग अलग वजूद बनाना चालू कर दिया था। थोड़ा सा वो दाऊद से थोड़ा सा दूर भी जाने लगा था। उसके बाद शरद शेट्टी की हत्या भी हो गई। उससे पहले जब उसने यहाँ पे हत्या की थी, मुझे याद है वो केस हम लोगों ने डिटेक्ट किया था। वो उसके जो असेलेंट्स का थोड़ा सा हमको आइडिया आ गया था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने उस वक्त तो सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं थे, तो जो डिस्क्रिप्शंस विटनेसेस देते थे, जो इनपुट हमको इंटेलिजेंस हमारा जो था, हमारे जो इन्फॉर्मर थे, उनके ज़रिए जो इंटेलिजेंस आता था, उससे मालूम पड़ा था कि उसका एक ख़ास आदमी था शरद शेट्टी का, जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व नहीं करता था। वो उसको अपने बेटे की तरह मानता था। उसका नाम काफ़ी पता था मैं उसका, काफ़ी नाम काफ़ी बड़ा था, वो पढ़ा हुआ था, इंटेलेक्चुअल था। उसके पिताजी एक स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो काफ़ी अच्छे घराने का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शरद शेट्टी को अपना गॉड मानता था। उसकी शादी के बाद वो वाइफ को भी पहली बार शरद शेट्टी को ब्लेसिंग के लिए लेके गया था। ऐसा सब स्टोरी था। वो उसका नाम था मारियो डिक्सन अरे सीरियल करके था। कैथलिक था। मारियो ब्लैक बेल्ट था, वेल बिल्ट थी, उसकी बिल्ट अच्छी थी, और तब तक वो कभी भी उसने कोई क्रिमिनल क्राइम नहीं किया था। इसीलिए किसी पुलिस वाले को डाउट भी नहीं आया कि वो इतने बड़ा गुनाह को अंजाम दे सकता है करके। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस काफ़ी पक्का था। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जोगेश्वरी में पुश्तेकर कॉलोनी करके है, वहाँ पे एक हाइड आउट में जो छोटा राजन ने बना के रखा, तो वहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन वो वहाँ पे है कि नहीं कंफर्म नहीं हो रहा था। हमने देखा तो दरवाज़ा बंद था घर का। हमने वो यूरेका फोर्ब्स या ऐसी जो कंपनी रहती है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे पुलिस वाले वहाँ पे गए थे, लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं गया था। बाहर से आप देखेंगे तो दरवाजे खिड़कियों पे उसने न्यूज़पेपर लगाए थे, तो अंदर लाइट है ये भी मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमें शक था कि वो वही घर में होना चाहिए करके। हमारा इंटेलिजेंस भी परफेक्ट था। तो हम लोग 15 दिन तक वो घर पे वॉच करते थे। तो ऑलमोस्ट एक 14-15 कंटिन्यूस डे एंड नाइट 24 आवर्स वॉच था हमारा। 2-3 टीम बनाई गई थी। एक टीम जाने के बाद दूसरी टीम आती थी। तो एक जगह पे हमको लग आया, वो अपना उसने स्प्लिट थोड़ा सा खिड़की खोला और नीचे थूका। वो इतने में हम उसकी झलक हमारे जो इन्फॉर्मर था उसने देखे, और उसने कंफर्म किया कि वही है करके। फिर हमने उसका एक एसोसिएट और 2-3 घंटा हमने वॉच किया। उसके बाद घर में एंट्री मारने के लिए हमको ये कंफर्म था कि अगर हम लोग उसको अलर्ट करते तो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था। तो और घर तोड़ के घुसना मुश्किल था, दरवाज़ा तोड़ के मुश्किल था। तो हमने वेट किया। इतने में एक आदमी आया जो उसके घर में जा रहा था, हमको मालूम पड़ा। तो उसके पीछे हम लोग गए। जैसे उसने बेल मारा, किसी ने अंदर से देखा की होल से, तो और उसने दरवाज़ा खोल के चली गई। वो शायद उसकी वाइफ थी, वो उसकी वाइफ ही थी। तो हम लोग उसके पीछे अंदर गए। सबसे पहला मैं ही था, मुझे याद है अभी भी। तो वो बेडरूम में तकिए ऐसा डाल के सो रहा था। वो इमीडिएटली हमको मालूम था ये अटैक करेगा करके। उसके ऊपर बैठ गया, मैं हाथ पकड़ा उसका। इतने में हमारी टीम आया, उन्होंने भी पकड़ा उसको।
देखा तो उसकी पिलो के नीचे 9mm पिस्टल भरा हुआ था। और आपके पास भी हथियार था जब आप गए? हथियार हमारे पास भी हथियार थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा करके चाहते हैं कि रिटेलिएशन ना हो। हम लोग कभी भी कि आप पुलिस वाले जिंदा पकड़े या ये जिंदा पकड़ने का जरूरत ही ना पड़े। ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो वो वी ऑलवेज अवॉइड फायरिंग, क्रॉस फायरिंग अवॉइड करते हैं हम लोग। तो इतने में देख उस बाद में जब उसको पूछा कि तुमने 9mm पिस्टल लोड करके क्यों रखा था, तो उसने कहा कि या तो मैं सामने वाला अगर चांस मिलता तो अटैक करता था, नहीं मिलता तो सुसाइड करता था, क्योंकि वो ऐसे घराने से था कि कोई बोल नहीं सकते कि वो ऐसा एक्टिविटी में आएगा करके। वो केस को हमने क्रैक कर लिया, उसको पकड़ा, और जो जिस आदमी को मदद करके हम लोग अंदर घुसे थे वो आदमी भी वो केस में इन्वॉल्व निकला, तो हमको एक गिफ्ट मिल गया, ऐसा बोल सकते। तो उसको भी अरेस्ट कर लिया, बाकी सब लोग थे जो इन्वॉल्व थे उसमें अरेस्ट कर दिया। तो उस टाइम पे ये पठान गैंग भी एक्टिव था? नहीं, उस वक्त नहीं, उस वक्त तक वो पठान उसका नाम था। फिर बाद में दाऊद, छोटा राजन, उसके बाद फिर अबू सालेम आ गया। अरुण गौड़ी भी था। अरुण गौड़ी लोकल लेवल पे था, लेकिन ज़्यादा करके इनका एक्टिविटी चल रहा था। अरुण गौड़ी का एक पर्टिकुलर एरिया था, वो एरिया में उसका एक्टिविटी चल रहा था वो, और थोड़ा सा वो इतना लेवल पे जाके नहीं करता था, उसके रिस्ट्रिक्शन थे, उस पर ही करते थे। लेकिन मेन जब उस विजय साळस्कर साहब ने उसका जो शूटर था मेन मामा करके, उसको जब मारा तो उसके बाद वो ठंडा हो गया था, मतलब कंपैरेटिवली। और क्या वहाँ पे वो उसने जगह नहीं छोड़ी थी, दगड़ी जॉल से बाहर नहीं आता था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्ट। ये दाऊद वहाँ पे बैठा था, उसके गुर्गे सब वहाँ पे बैठे थे, वहाँ से इनको यहाँ पे करने में क्या, फिर आस्ते आस्ते उसके साथ एक एक जुड़ने लगे। जैसे अबू सलेम बाद में ज्वाइन हुआ, एजाज लकड़ा वाला जब ज्वाइन हो गया, तो ये लोग ज्वाइन होते गए तो बढ़ते गया वो गैंग। तो अबू सलेम का एक्टिव मतलब दाऊद से अलग होने के बाद और एक्टिव होने के बाद क्या चेंज आया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के साथ? अबू सलेम बेसिकली, अबू सलेम बम्बई का रहना, बम्बई में काफ़ी उसने था, वो यूपी का है, लेकिन बम्बई में उसने काफ़ी साल निकाले थे। वो गोल्ड का, किसी ज्वेलर्स का गोल्ड का इधर उधर करना, ये सब काम करता था, तो उसकी वजह से यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, और उसका ज़्यादा करके अंधेरी वेस्ट होशियार एरिया में ज़्यादा उठना, तो फिल्म इंडस्ट्री में उसका कॉन्टैक्ट अच्छा था। तो उसने जब यहाँ से भाग के जब ऊपर गया, तो मतलब दुबई गया, तो दुबई में जाने के बाद उसने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करना चालू कर दिया, और उसके पास जो इनपुट्स आते थे सब उनके आते, थ्रेट्स देना, ये करना। वैसा एजाज लकड़ा वाला था। एजाज लकड़ा वाला ने तो राजकुमार संतोषी करके आपने सुना होगा नाम, उनको मारने के लिए सुपारी दिया था किसी, तो वो इंटेलिजेंस हमको आ गया था। तो हम लोग, मैं भी था उसमें, तो हम लोग 5-6 ऑफिसर थे, हम लोग राजकुमार संतोषी जी के घर के सामने वॉचमैन बन के बैठते थे, यारी रोड पे राइट। तो वहाँ पे कुछ हम एक ने केले का ठेला लगाया था, मैं वॉचमैन बन गया था। तो जैसे वो मूव होते थे, हम लोग उनके पीछे पीछे मूव होते थे। 15 दिन तक हमने उनको प्रोटेक्ट कर लिया। फिर बाद में वो ऐसा जो पॉसिबल चांस थे उनको मेरे ख्याल से यूपी में पकड़े गए कुछ लोग बम्बई में पकड़े गए, और जो यहाँ पे बम्बई में उनको शेल्टर देने वाला था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह से ये लोग फिल्म इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट ये कर रहे थे। तो सर बहुत ही एक बहुत फेमस मर्डर फिल्म इंडस्ट्री में, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बड़े टाइकून थे गुलशन कुमार जी, उनका जो मर्डर हुआ, तो उसके बाद क्या आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले, या फिर उसके बाद क्या चेंजेस आए? गुलशन कुमार केस के बाद हमने क्राइम ब्रांच में एक पॉलिसी बनाया था कि ये बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का जो साठगांठ है इसको कट करना चाहिए। तो कट करने के लिए इनके साथ जुड़े हुए जो भी है, और गुलशन कुमार मर्डर का जो कॉन्स्पिरेसी तो दुबई में हो गया, वहाँ पे एक प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया था, उसमें काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग गए थे। उन सबको हमने इंक्वायरी करके, ऐसा सीनियर लेवल पे डिसीजन हो गया कि सबको इंक्वायरी लेके वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो गया था उसके बारे में जानकारी लेना। तो हमने उस प्रोग्राम में जो गए थे सबको बुलाया था। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी गई थी शाहरुख खान को बुलाने के लिए। अरे वाह। तो मैं शाहरुख खान के घर पे गया था, मुझे याद है मैं 10-10:30 बजे गया था। तो वो बेडरूम में आने के लिए उन्होंने कुछ आधा पौना घंटा लगा। उस दरमियान उसने दुनिया के फ़ोन कर लिए, इधर से फ़ोन उधर से, मैं सब जगह से मुझे फ़ोन आया, मैंने साहब ऐसा ऐसा है करके। तो गुलशन कुमार का मर्डर इतना बड़ा इंसिडेंट होने की वजह से फिर किसी ने कुछ नहीं बोला, और उनको मेरे साथ आने को बोला। तो उनका पासपोर्ट और वो लेके हम लोग लेके गए थे। 2-3 घंटा उनका इंक्वायरी हो गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन? नहीं, हेड ऑफिस लेके गए थे। उस वक्त के जॉइंट कमिश्नर थे श्री आर एस शर्मा साहब, उन्होंने भी उसका इंक्वायरी किया था। सब इंक्वायरी होने के बाद फिर उनको छोड़े गया। इसी तरह बाकी लोगों को भी बुलाया था जितने भी गए। ये इंक्वायरी को बुलाने का पर्पज़ ही यही था हमारा कि बॉलीवुड को जो
थोड़ा सा इससे कट करना ज़रूरी था। जो उनका जो आपसी जो मेल मिलाप था उसको कट करने करने के तो लिए। वो काफ़ी सक्सेस हो गया, लेकिन उसके बाद डिटरेंट इफेक्ट हो गया उसका, और बॉलीवुड ने अपना पल्ला झाड़ना चालू कर दिया। लेकिन उसका रिएक्शन अब दूसरा आ गया, फिर गैंगस्टर के लोगों तरफ से उनको धमकी आने चालू कर दी है। तो उसमें भी हमने फिर काफ़ी लोगों को प्रोटेक्शन दिया था, काफ़ी लोगों से हमने मतलब वो केसेस भी डिटेक्ट किए थे, कुछ लोगों को अरेस्ट किए थे। कुछ लोग उस वक्त खास करके जब गोपीनाथ मुंडे जी होम मिनिस्टर बने तो एक पॉलिसी बनाया गया था कि जैसा अभी योगी जी ने यूपी में पॉलिसी बनाया, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज क्राइम करके। तो उसके बाद हमको थोड़ा सा फ्री हैंड मिल गया, ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग ऐसा है कि उस वक्त ज़रूरत था, समाज की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के हिसाब से फिर इनकाउंटर्स होना चालू हो गए। मतलब फुल छूट दे कि ठोक दो सीधे। ठोक दो ऐसा, अगर जैसा आप मैंने अभी आपको पहला वो पयाड़े का केस में, अगर वो फायरिंग करता तो उसको हम भी उस पर अटैक करते। इससे पहला जो पुलिस वाले सोचते थे वेपन्स निकालने के पहला, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया उसके बाद, और नेचुरली फिर रिटेलिएशन चालू हो गया। कुछ लोग फिर जैसे प्रदीप शर्मा साहब हो गए, साड़स्कर साहब हो गए, प्रफुल्ल भोसले साहब हो गए, इन्होंने काफ़ी एक्टिवली काम किया। एनकाउंटर करना इज नॉट जोक। जो आप सोचो, जो जिस आदमी को मालूम है कि पुलिस अगर अपने को पकड़ा या पकड़ने के लिए आई तो अपने को मारने वाले, तो वो आदमी अपने बारे में कितना कॉशियस रहेगा। तो ऐसा लोगों का इंटेलिजेंस निकालना और उसको उनको टैकल करना, इवन आपने देखा हो कुछ इनकाउंटर भर पब्लिक प्लेसेस में हो गए ज़्यादा करके इनकाउंटर। तो आप उसको तो कुछ नहीं, वो तो गोली चला देता है, आदमी मर गया, सिविलियन मर गया तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको बहुत जिम्मेदारी से काम निकालने वाला पड़ता। उसका एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ मैं। वो 2006 में, मेरे 2006 का इंसिडेंट है। नवंबर 2005 में उत्तर प्रदेश में कृष्णानंदन राय करके बीजेपी के एमएलए थे, उनको मुख्तार अंसारी करके बीजेपी का डॉन है, उसने अपने गुर्गों के ज़रिए उसमें बजरंग ये था, उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने जाके उसके ऊपर अटैक फायरिंग किया था। उसमें 8 लोग मर गए थे। 8 में 2 या 3 पुलिस वाले थे, मतलब वो कार्बाइन वाला पुलिस जिसके पास कार्बाइन है, ऐसे लोगों को भी मार दिया था उन्होंने। AK-47 से फायरिंग किया था और पूरा काफिले को ख़त्म कर दिया था। तो उसमें हैवॉक हो गया था पूरा यूपी में। उसमें एक फिरदौस करके गैंगस्टर था जिसने पूरे AK-47 खाली कर दी थी, और फिरदौस उससे पहला भी काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व था, और उसके ऊपर मेरे ख्याल से 1 लाख का रिवॉर्ड भी यूपी पुलिस ने डिक्लेयर किया था। तो ये नवंबर 2005 की बात है। 2-3 महीने के बाद यूपी पुलिस को इंटेलिजेंस मिला कि वो ये लोग बम्बई में आ सकते। और एक था उसके साथ में, मेरे ख्याल से उसका बाद में नाम मैं भूल गया, वो भी बड़ा गैंगस्टर था। तो वो दोनों बम्बई में है करके। तो फिर उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, फिर हमने लोकल लेवल पे हमारा इंटेलिजेंस कलेक्ट किया, तो मूवमेंट तो मालूम पड़ गया कि ये इसकी मूवमेंट है बम्बई में करके। तो हमने कंफर्मेशन दे दिया उनको कि इसकी मूवमेंट दिख रही करके। तो ये होने के बाद तो उनका एक टीम हमारे पास आ गया, और फिर हम लोगों ने मालाड, जैसे आपने मालाड में देखा होगा, लिंक रोड पे डी मार्ट वगैरह है, वहाँ पे दोपहर के टाइम में 2 बजे के टाइम में कितना रश रहता है। उस वक्त वहाँ पे वो आने वाला है करके हमको इन्फॉर्मेशन आ गई थी। वो लोग भी थे हमारे साथ में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने इतने पब्लिक में उसके ऊपर फील्डिंग लगाई थी। वो एक रिक्शा से आ गया, उसने पहला तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे साथ एक यूपी का एक ऑफिसर था, उसको पहचान लिया उसने पहचान लिया। तो जैसे उसको पहचाना, उसने वेपन आइडिया लग गया, और उसको मालूम था कि अपना क्या होने वाला है करके। तो नेचुरली उसने हमारे ओवर फायरिंग चालू कर दिया। उसमें डर हमको ये था कि रास्ते पे जो बच्चे लोग हैं उनको कुछ ना हो जाए। हम लोग भी तो इतना प्रिकॉशन से हमने फायरिंग करना पड़ा उसको। क्रॉस फायरिंग करके फिर उसमें वो इंजर्ड हो गया, एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल वेयर ही डिक्लेयर्ड डेड बिफोर एडमिशन। उसको अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखते तो किसी एंगल से वो गैंगस्टर नहीं लगता था। उसकी जो रहन सहन थी काफ़ी था डेंजरस, लेकिन था। उसने बोला ना 17-18 केसेस में था वांटेड, 1 लाख का इनामी था वो। और उसने ये जो कृष्णानंद राय के ऊपर फायरिंग किया था, उसने पूरा AK-47 खाली कर दिया था। इतना राउंड्स उसने फायरिंग किया था, तो इतना डेंजर था वो। तो उसके वजह से वो एक मतलब मेरा कहना है कि इतने बड़े बड़े इनकाउंटर्स जब हम लोग पब्लिक प्लेस में, पब्लिक के सामने कर रहे हैं,
इसके बाद भी ठीक है, कुछ एनकाउंटर में डाउट हो गए, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा करके हम लोग अपनी जान पे खेल के, नॉट ओनली हमारी जान पे खेल के, आम जनता की आम जनता को भी जान को संभालते हुए ये सब काम किए हुए हैं। और ये मुंबई का अंडरवर्ल्ड आस्ती 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 कंट्रोल में आ गया था, लेकिन मेन जड़ थी दाऊद, और वो उसको कंट्रोल करना या उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में एक आइडिया आ गया था कि कुछ क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स है, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए और एक ऑपरेशन के तहत दाऊद का जो भी हो सकता है उसका बंदोबस्त किया जाए करके। तो फॉर्चुनेटली वो जो टीम था, 13-14 ऑफिसर्स का टीम था, उसमें मैं भी था। अच्छा, ये 1995 की बात है। मेरा शादी तय हो गया था, फिक्स हो गया था, और इतने में ये ऑपरेशन के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे सीनियर ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम इसको आना चाहते हैं क्या? उसमें इंस्ट्रक्शन था कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ वेरी लेस, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जाके करने वाले होते ऑपरेशन, वहाँ से वापस आना बहुत चांसेस कम थे। तो मैंने ठीक है बोला, मैंने तैयार हो गया था हम लोग, क्योंकि उस वक्त हम लोग डेडिकेटेड ऑफिसर्स थे। हम लोग ठीक है, बाय एंड लार्ज पुलिस का थोड़ा सा इमेज खराब होता है, लेकिन रियलिटी में हम लोग जान देने के लिए भी तैयार रहते। तो मैंने मेरा होने वाली वाइफ को बोला था कि उसको ये तो नहीं बोल सकता था, तो मैंने बोला किसी कारण से मेरे को एक ट्रेनिंग आ रहा है और मुझे जाना पड़ेगा, उसको मैं टाल नहीं सकता, तो अपने को मैरिज अपना पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो हम लोग की बातचीत चल रही थी। फिर इतने में वो स्पेशल ट्रेनिंग भी हो गया हमारा, एक्सप्लोजिव कैसा हैंडल करना, ये करना, और एक 13 ऑफिसर सिलेक्ट किए थे। तो हम लोग को एक जगह पे 2-3 दिन का ट्रेनिंग भी दिया गया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो आइडिया आगे तक नहीं गई। फिर वो आई डोंट नो कि पॉलिटिकल रिपरकेशन या कोई किसी वजह से वो आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये कहना यह है कि उस वक्त क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच में इस हद तक ऑफिसर्स थे कि अपनी जान पे खेल के भी इनको एलिमिनेट करने के लिए तैयार थे। पर उस समय कुछ ऐसे भी आरोप लगते थे कि पुलिस जो एनकाउंटर कर रहा है कि वो उनके साथ दूसरे गैंग वालों के साथ मिले हुए कैसा रहता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जिस गैंगस्टर को जिस गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी रहती है, या उसको मालूम रहता है कि मैंने इतने मर्डर किए, पुलिस मेरे को छोड़ने वाली नहीं करती, तो नेचुरली वो अपने आप को बहुत छिपाता है। आप मेरे को एक बताओ, कोई गैंगस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा अपने को? बैंक एम्प्लॉय देगा? पोस्ट में काम करने वाला देगा? बिल्कुल नहीं। ठेले पे काम करने वाला देगा? नहीं देगा। सीधा साधा जो काम, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है क्या? तो नेचुरली उसमें गद्दार रहता है। फिर उसमें एक फीमेल एंगल, बहुत सारे इसमें हमको फीमेल्स के जरिए और बहुत सारे एनकाउंटर जो है उसमें फीमेल इन्वॉल्व थी, इस वजह से उसमें बहुत सारे रहते हैं। फीमेल्स का एंगल है, इंटरसेप्शन का एंगल है, टेक्निकल एनालिसिस का एंगल है, बाय एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। जैसे मैंने बोला अभी भी, वो पैड़े के केस में हम लोग जब नीचे से जिस आदमी को ऊपर ले साथ में आए, उनको मालूम नहीं था कि वो क्रिमिनल है वो करके, तो बाय एक्सीडेंट भी हम लोग को कभी बाय आरोपी मिल जाता है। तो नेचुरल है, थोड़ा सा डायरेक्ट। अभी वो जिस इन्फॉर्मर की आप मदद ले रहे हो, उसको कितना इंटरटेन करना, वो अपने अपने पुलिस ऑफिसर के काबिलियत पे। कुछ पुलिस ऑफिसर भय जाते हैं, उनके भयका में आके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा उनको फेवर करना चालू कर देते हैं, और फिर रिएक्शन आ जाता है। ऐसा हुआ है, नो डाउट। ऐसा आपने जो बोला उसमें सच्चाई है, लेकिन क्योंकि बाद में जेल भी हुई इन चीज़ों हाँ, वो सब चीज़ तो वो तो है। आप जब कीचड़ में उतरेगो तो आपकी कीचड़ तो आपने आएगा। और ये गंदगी साफ करने का ही काम बम्बई पुलिस कर रही थी, क्योंकि वो बम्बई में। उसका एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूँ। मैं एक MP के साथ में मंत्रालय में लिफ्ट में जा रहा था, आई वॉज हिज प्रोटेक्शन में था उस वक्त, और उस वक्त और कोई मिनिस्टर था मेरे ख्याल से मंत्रालय, तो उन दोनों की बात हो रही थी। तो उसने वो मिनिस्टर ने बोला, अरे आज भी फायरिंग हो गया यार उधर, ऐसा ऐसा हो गया। तो उसमें हताश होकर उस MP ने बोला था, बम्बई गई हाथ से करके। और मुझे वो अभी भी याद है कि पूरा बम्बई को साफ करके वापस बम्बई, आज का डेट में पूरा इंडिया में बम्बई इज़ द सेफेस्ट। आप रात को 2 बजे 3 बजे आएंगे तो आपकी बम्बई सिटी में आप देखेंगे कि महिला बिंदास घूम रही है। अभी गणपति में आपने देखा, इतने बड़े गैदरिंग हो गए, नॉट ए सिंगल इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ और इंटेलिजेंस एजेंसी और ये सब कार्रवाई की, उसकी वजह से हो गया। तो जो ऑलमोस्ट हाथ से गई हुई बम्बई को वापस लाने का काम बम्बई पुलिस ने किया, 2 रीजन से। एक तो एनकाउंटर पॉलिसी, और सेकंड थिंग MCOC का मौका करके जो उसका जो इस्तेमाल किया गया, दैट वाज वेरी डिटरेंट। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, ये लोग
विटनेस को धमकाना, विटनेस को खरीद लेना, ये सब करते थे। लेकिन इसमें मौका में जो प्रोविजंस था उसमें कन्विक्शन का रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बेल मिलना मुश्किल हो गया। तो उसकी वजह से वो डिटरेंट इफेक्ट होके मौका के और इनका दोनों पॉलिसी की वजह से बम्बई कंट्रोल में आ गया पूरा। तो सर उसके बाद हम मतलब मुंबई के जो मेजर इंसिडेंट्स में से एक 26/11 भी था, तो उस समय आप कहाँ पोस्टेड थे? और मैं क्राइम ब्रांच में था, मेरा सेकंड पोस्टिंग में था क्राइम ब्रांच में, कांदिवली क्राइम ब्रांच में था उस वक्त। 26/11 का जो इंसिडेंट था वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से कुछ हो सकता है। जैसा हम लोग 93 का बॉम्ब ब्लास्ट में भी 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आपको बोलता हूँ, उस वक्त इंटेलिजेंस के जरिए विस्परिंग होता था कि टेम्पो से वेपन आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन कोई सोचा नहीं, कोई बिलीव नहीं किया कि इस तरह से हो सकता है करके। उसी तरह ये जो 26/11 का हो गया वो कोई सोचा नहीं कि पाकिस्तान से लोग आके डायरेक्ट बम्बई पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वी वर अंडर इम्प्रेशन कि हमारे कोस्टल गार्ड ये उसको क्रॉस करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हुआ इंसिडेंट वो। तो वो एक तो पहला शॉकिंग था उसको समझने के लिए, उसकी वजह से आपने देखा कि विद इन 2-3 आवर्स बड़े बड़े ऑफिसर्स की कैजुअल्टी हो गई, करकरे साहब, साड़स्कर साहब। तो ये उसकी वजह, उसका नतीजा, अगर थोड़ा सा भी भनक रहते तो नेचुरली ये ऑफिसर आगे नहीं जाते हैं, साथ में आगे नहीं जाते ना। सीनियर ऑफिसर्स का इतना फील्ड में डायरेक्ट जाना पॉसिबल। पहले हम लोग जो जूनियर ऑफिसर थे, सदानंद दाते साहब उसमें इंजर्ड हो गए थे। लेकिन वो एक हो गया, 26/11 के बाद एक हो गया कि अपने इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो कोऑर्डिनेशन कम था वो कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया हो गया। और आपने देखा उसके बाद एक भी मेजर इंसिडेंट ज़्यादा नहीं हुआ 26/11 का। रीज़न ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि उसके बाद मुंबई पे अटैक करने की कोशिश नहीं की, ज़रूर कोशिश की, लेकिन वो कोशिश को नाकाम किया गया। वो करने से पहले उसको या तो वो लोग पकड़े गए या वो जो वेपन्स थे और जो पकड़ा उसको सीज किया गया। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन 26/11 के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अभी जैसे आप मतलब पुलिस फोर्स में थे, जब एक्टिव थे क्राइम ब्रांच में, तो कभी आपको डर नहीं लगता था कि मतलब कि मेरे पे अटैक हो जाए, या मैं आपको बोला ना अभी, या आपको धमकी आना? धमकी तो वो जैसा हम लोग कोई एनकाउंटर करते थे 10 फोन आते थे। और फैमिली को लेके ज़्यादा डर लगता? फैमिली को नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन में आते थे फ़ोन, ये तुमने अच्छा नहीं किया, वो गैंग से। अभी जैसा अमर नाइक नहीं था, हेमंत एक गैंगस्टर था, अभी उसका नाम बोल गया मैं। तो उसके गुर्गा का जब हमने एनकाउंटर किया तो इमीडिएटली दूसरे दिन उसने ऑफिस हमारा पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में ऑफिस था, पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको 2 दिन के हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम क्राइम ब्रांच में फ़ोन आया, ठीक है चलते रहता है, लेकिन हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते इतना। सीरियसली इन द सेंस हमको मालूम है कि हम लोग उनकी क्या कैपेसिटी है, हमारी क्या कैपेसिटी है। सो हम लोग वैसे भी तैयार रहते थे। तो आम जनता पुलिस से डरती क्यों है? जबकि वो तो पुलिस का जो ब्रिटिश टाइम से जो पुलिस आ रहा है वो आम जनता को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। लेकिन अब ये देखा होगा आपने, आप टीवी व्हाट्सएप के काफ़ी क्लिप्स देखते होंगे, वहाँ पे आम जनता क्या महिला भी पुलिस के साथ में झगड़ा करती है रास्ते पे ऊपर। तो वो डर तो कम, लेकिन पुलिस का रिस्पेक्ट और डर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल उसके बगैर आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें। लेकिन डर होना इसका मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस उसके ऊपर जांचती करे। विद इन ए लीगल फ्रेमवर्क में जो कंट्रोल कर सकते वही करना चाहिए पुलिस ने, और वो करते हैं वैसा। लेकिन अभी नहीं है उतना जो पहले के ज़माने में था। अभी पब्लिक को अपने राइट्स मालूम पड़ गए, RTI एक्ट आ गया, हर पुलिस स्टेशन में CCTV लग गए, तो पुलिस को उल्टा पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है अभी, ताकि और जनता को मतलब उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाए करके। बाकी मेजर कम्युनिटी पुलिसिंग अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बम्बई पुलिस में तो कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत अच्छा हो रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग में तो पब्लिक के साथ में आम पुलिस वाले का इतना अच्छा इंटरेक्शन बढ़ता है। तो जैसा अभी फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना कि डंडोके से पुलिसिंग नहीं करते अभी, हम लोग पब्लिक का दिल जीत के उनके ऊपर पुलिसिंग करना चाहते हैं। तो वो कम्युनिटी पुलिसिंग का वही एक क्रक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब पुलिस पे कभी आप पे या आपको कभी आसपास पता लगा कि पॉलिटिकल प्रेशर्स या किसी चीज़ को लेके वो रहता अभी है? देखो अंडरवर्ल्ड जो है ना, अंडरवर्ल्ड जो था वो अंडरवर्ल्ड हर फील्ड में फैला हुआ था। अंडरवर्ल्ड के सिंपैथाइजर्स बॉलीवुड में थे, कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, बिजनेस में थे, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी थे। तो नेचुरली खास करके आपने यूपी में देखा होगा, यूपी में तो कितने MLA ऐसे हैं कि जो
वेल मतलब वेल नो क्या गुंडा ही थे वो, गुंडे थे, हाँ। उनके खिलाफ काफ़ी केसेस थे, 35 केस थे, ऐसे एमएलए बन गए थे। तो नेचुरली वो पॉलिटिकली जो सपोर्ट था वो मिलता था उनको। लेकिन महाराष्ट्र में जितना यूपी में था उतना नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में था थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ एक 4-5 पॉलिटिशियन थे उस वक्त हमको मालूम थे कि वो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उनको डर भी था हमारे बारे में, पुलिस के बारे में। एक दो बार जहाँ भी मौका मिला हमने उनको वहाँ पे बुला के जो भी जिस तरह से भी समझाना चाहिए उस तरह से हमने समझाया। तो जैसे पूरे इंडिया में अगर आप देखो तो सारी स्टेट की पुलिस तो इक्वलेंट होती है, आप मुंबई पुलिस को कैसे बेहतर मानते हो? मुंबई पुलिस का काम अलग है सर, बाकी जगह पे आप देखेंगे ना, जाएंगे ना, पुलिस देखो मुंबई पुलिस में जो पुलिस के ऊपर जो काम दिया हुआ है, जैसा अपार्ट फ्रॉम ये तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर तो कर जो दैट इज़ द बेसिक पुलिसिंग। लेकिन आप जब किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको जो ट्रीटमेंट मिलती है, और सेकंड थिंग डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी मुंबई की जो इतनी है, और यहाँ से किसी क्रिमिनल को ट्रैक आउट करना, पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग वो करते हैं परफेक्टली। सेकंड थिंग ऐसा है कि बहुत सारे केसेस हम लोग ने प्रिवेंट किए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन है हमारे पास। थोड़ा सा करप्शन का भी आप सोचेंगे तो करप्शन मुंबई पुलिस में कम है, मेरा ऐसा कहना है। पर है करप्शन तो हर फील्ड में है, तो उसमें तो जहाँ पे सी पुलिस कहाँ से आता है, पुलिस सोसाइटी से आता है। जैसा सोसाइटी वैसा पुलिस। जैसे जैसे अपनी सोसाइटी डेवलप होती जाएगी, जैसे जैसे सोसाइटी में मोरल वैल्यूज बढ़ेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में मोरल वैल्यू बढ़ेंगे, और वो करप्शन कम ही होता जाएगा। नेचुरली होने वाला है। कैसा है, आप सोसाइटी और पुलिस को अलग अलग नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर कांस्टेबल वही सोसाइटी आता है वो। तो अपने सोसाइटी में आपको मालूम है क्या करप्शन है क्या नहीं। आप इवन सिविलियंस एज ए सिविलियन भी सोचेंगे तो आप दिन में अगर 4 जगह पे जाएंगे तो आपको 3 जगह पे तो करप्शन का सामना करना पड़ता है। आस्ते आस्ते भी चेंज हो रहा है, अभी भारत अपना बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, अपनी मोरल वैल्यूज आ रहा है, अपना कल्चर डेवलप हो रहा है। तो आई एम वेरी श्योर अभी पुलिस डिपार्टमेंट के सैलरीज भी अच्छे हैं। अभी मैं रिसेंटली जब नासिक में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में लास्ट में पोस्टिंग में था, तो मैं स्टूडेंट्स को वही बोलता था कि आप मेरे जो स्टूडेंट मतलब होने वाले पीएस है जो फ्यूचर, तो उनको वही मैं सिखाता था कि आपकी सैलरी इतनी अच्छी है, अगर आपने वेल प्लान अच्छी तरह से उसको फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के ज़रिए अच्छी तरह से उसको इन्वेस्ट कर लिया तो आपको कोई बाकी पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी सैलरी अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, और खास करके महिलाएं जो पुलिस अधिकारी आ रही है डिपार्टमेंट में वो काफ़ी अच्छी आ रही है, मतलब दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, वो लोग भी आ रही है। तो इस तरह से होते रहता है ये। तो अभी लोग इच्छुक हैं पुलिस फोर्स में आने के? डेफिनेटली। अभी मैं आपको बोलता हूँ, कांस्टेबल्स का भर्ती हो गया था, मतलब जो उनको रिक्रूटमेंट हो गया था, उसमें डबल ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे वेर देयर प्रेजेंट। वो लोग वहाँ पे कॉम्पीट कर रहे थे वो पोस्ट के लिए। हमारे ऑफिसर्स में भी जो ऑफिसर्स की सिलेक्शन होता है उसमें भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैं बोला ना, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, जब तक अपना सोसाइटी ठीक ठाक नहीं होगा तब तक वो ये नहीं होता है। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप जब ट्रैफिक पुलिस वाले पे सबसे ज़्यादा नाराज़ लोग ट्रैफिक पुलिस वाले पे रहते हैं, लेकिन आप जब कोई भी ट्रैफिक का गुनाह करते हो, जब उसके पास चालान के लिए जाते हैं तो नॉर्मली सिविलियन जो रहता है वो पहला ऑफर करता है बिल्कुल, कि भाई 500 फाइन मत ले रहे, 200-300 ले लो करके। तो फिर आप उसको क्यों गलती देने वाले की भी उतनी है, उतने मतलब आप अगर वो सामने से पुलिस वाला कभी भी आपको बोलेगा नहीं, तो आप अगर मैं वही बोला ना, सोसाइटी अगर नीट एंड क्लीन रहा तो पुलिस नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है पुलिस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप पुलिस को करप्ट बोल रहे हैं तो यू थिंक कि सोसाइटी इज करप्ट, ऐसा मेरा वही पर्सनल मानना है। जैसे जैसे अपना सोसाइटी की मोरल वैल्यूज बढ़ेंगे, कल्चर बढ़ेगा, वैसा वैसा पुलिस डिपार्टमेंट भी इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो वो जब डांस बार होते थे बॉम्बे में, उस समय क्या क्राइम ज़्यादा था और वो बंद क्यों हुए थे? डांस बार को बंद करने का कारण क्या था? डांस बार ये एक हब ही था क्राइम का। वहाँ मेरे को बताओ उसमें क्या आपको अच्छा, उससे हाउ यू एक्सपेक्ट कि उससे अच्छा ही होने करके। इट वॉज नाइदर इंटरटेनमेंट, कुछ नहीं था वो। वहाँ पे जो डांसर्स थी लड़कियाँ, आप वहीं से शुरू करेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था।
वो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 30% भी कोई विलिंगली वहाँ पे आते हो। तो उनकी मजबूरी थी, उसका मजबूरी का ये लोग फ़ायदा उठाते थे। और उसमें भी माफिया लोग थे, ये कुछ लड़कियों को ज़बरदस्ती करते थे, डांस करवाते थे, उनकी जो पैसे थे वो भी इतना नहीं देते थे, जानबूझ के उनको तकलीफ देते थे और रिमोट प्लेसेस से उनको यहाँ पे लाया जाता था ताकि बम्बई में वो ज़्यादा घूम फिर ना सके। तो ये एक तरफ का हो गया। सेकेंड थिंग, वहाँ पे जो कस्टमर्स थे, वो कस्टमर सीधा साधा आदमी, आप जैसा आदमी तो नहीं जाएगा वहाँ पे। वो जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा आदमी जाएगा, तो नेचुरली वहाँ पे ड्रिंक्स लेने के बाद क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल्स होने का चांसेस जाता है। तो क्राइम होने के लिए जो रीजंस रहता है, वाइन, वुमन एंड वेल्थ, वो तीनों वहाँ पे मौजूद है। वो सिर्फ डांस तक सीमित था या प्रोस्टिट्यूशन भी कनेक्टेड थे? हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होता है। आपने शुरू कर दिया, समझो एक चीज़ शुरू किया तो उसको और इम्प्रोवाइज करते लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है। तो नेचुरली होता था वो। आप डांस बार में प्रोस्टिट्यूशन भी होता था, एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, छोटी बच्चियों को भी नचाते थे, इसीलिए वो बंद करा। बहुत अच्छा हो गया वो बंद होने की वजह से। काफ़ी क्राइम में भी कंट्रोल आ गया। सेकंड थिंग, अपना जो मैं बोला ना, सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट बहुत। जो एरिया में एक समझो आप, एक बम्बई का एक एरिया लो, वो जो डांस बार वहाँ पे चलता था, उस एरिया में पूरा डिस्टर्बेंस था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे आने वाले लोग रास्ते के औरत को भी छेड़ना चालू हो जाते थे, उनका गाड़ियों का पार्किंग का प्रॉब्लम हो गया। दूसरी बात है, लेट नाइट तक चलते थे और इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे था। और वो जो डांस बार चलते थे वो वैलिड थे, लाइसेंस थे? लाइसेंस गवर्नमेंट ने उनको किसी और पर्पस के लिए दिया था, इन्होंने किसी और पर्पस के लिए अपने यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन में तो कोई चलाते ही नहीं, तो अपने अपने लेवल पे पैसे के लिए। और उस समय बहुत ज्यादा डांस बार्स होते थे, मतलब हर वो दैट टाइम वेरी लिक्विडिटी बिजनेस था वो। तो कौन छोड़ने वाला है लिक्विडिटी बिजनेस? तो नेचुरली वो था। हमें वैसे बोला ना, अभी समाज अपना मॉरल वैल्यूज आ रहा है। अभी किसी भी एरिया में डांस बार हो रहा है या डांसिंग चल रहा है तो इमीडिएटली लोग कंप्लेंट करते हैं। आप सीसीटीवी है, वो वीडियो क्लिप निकाल के भेज देते हैं, तो वो डांस बार वाले भी घबरते हैं, एविडेंस आ जाता है। नया लॉ बना हुआ है खास टू डील विद द डांस बार्स के लिए। तो ये सब बंद हो गया और काफ़ी फ़र्क पड़ गया क्राइम में, प्रोस्टिट्यूशन में फ़र्क पड़ गया। लड़कियों, वहाँ की जो एरिया में डांस बार चलते थे वहाँ का सुकून वापस आ गया। तो इट वाज गुड मूव। तो जो कमाठीपुरा में है तो वो लीगली है? लीगल तो है ना प्रोस्टिट्यूशन, सबको पता है कि वहाँ पे है। सी, मैं आपको बोलता हूँ, प्रोस्टिट्यूशन अगर एक औरत अपने जीवन को बिताने के लिए प्रोस्टिट्यूशन कर रही है तो दैट इज नॉट ऑफेंस। हाँ, उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो देन इट इज ऑफेंस। ये फ़र्क आप समझो। तो उसकी वजह से ये लोग फिर क्या हो जाता है, वो पहले स्टार्टिंग में समझो उसके लिए कर रहे हो, बाद में फिर उसको किसी न किसी सहारा लेना पड़ता है, वो एक्सप्लॉइट करना चालू करता है। फिर वो जो एक्सप्लॉइट करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती। और जहाँ तक प्रोस्टिट्यूशन का सवाल है, तो प्रोस्टिट्यूशन मेरे ख्याल से अपने बहुत पुराना जमाने से चलते आ रहा है व्यवसाय। वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा कि वो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी, लेकिन है वो। ओनली थिंग कि अपने को कंटेन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इट शुड नॉट, वो जो उसका लिमिटेशन है वो छोड़ के नॉर्मल सिविलियंस को लाइफ डिस्टर्ब हो, ऐसा को नहीं होना चाहिए। तो पुलिस रेड करती है वहाँ पे। ये बार डांस की वजह से वो हो रहा था। हाँ, वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है तो वो प्रोस्टिट्यूशन और नॉर्मल पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम तकलीफ दे रहा था। तो रेड तो इसीलिए करते थे क्योंकि आप देखेंगे, आप जैसा आपने जो जगह का नाम लिया, वहाँ पे आप जाएंगे तो एक रूम में 8-8, 10-10 लड़कियों को बंद करके रखा रहता है। तो उनका क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है। उनके पैसे के ऊपर जो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करते। हम लोग वो जो प्रोस्टिट्यूट्स लड़कियों को आरोपी नहीं करते, अच्छा, हम उसको रेस्क्यू करते और उनके ऊपर जो उनके पैसे के ऊपर जो जी रहा है उसको आरोपी करते। ये फर्क है। कोई भी प्रोस्टिट्यूट को अभी तक हमने आरोपी नहीं बनाया, हम ऑलवेज उसको रेस्क्यू करते, वहाँ पे रेस्क्यू होम में डालते हैं। वहाँ पे रेस्क्यू होम में डालने के बाद उसके ऊपर उनको कोई दूसरा अगर वो करना चाहती है, कोई दूसरा बिजनेस करना चाहती है, तो हम एनजीओज की मदद लेते हैं, उसके माध्यम से उनको दूसरा बिजनेस में डालने। बहुत सारी लड़कियों रिफॉर्म हो गए। कुछ लड़कियां तो हमने गांव तक छोड़ के आए, उनका जगह जो गांव जाना चाहती थी उनको गांव तक छोड़ के आए। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल लाइफ में आना चाहती थी लड़की, वो आई हुई है, ऐसा है। और सेकेंड थिंग, उसमें लास्ट क्लास में तो ऐसा हो रहा था कि 15-16 साल की बच्चियों को भी उन्होंने इसमें लाना चालू कर दिया था। दैट वाज वेरी डेंजरस। तो वो कार्रवाई की है। और मुझे याद है, मैंने नवी मुंबई में एक
प्रोस्टिट्यूशन डेन पे रेड किया था, वहाँ पे हमको ऐसी 16 साल की लड़की मिल गई थी। तो उसमें जो औरत थी जो उनका लिए काम करती थी, वो औरत को 5 साल की सज़ा लग गई थी और एक एनजीओ ने काफ़ी अच्छा उसको फॉलोअप किया था। तो ये एक सज़ा होने की वजह से वो एरिया में मालूम पूरी खबर लग जाती है, तो आदमी डरने लगता है। अभी कन्विक्शन रेट भी बढ़ रहा है, तो नेचुरली लॉ कानून और इसका इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है। और सर एक चीज़ और देखी गई है कि पुलिस ना एफआईआर करने से कतराती है, मतलब इतना इजीली एफआईआर नहीं करती है किसी की, है ना। और इसका क्या कारण है, मतलब बेसिक? इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक पहला कारण तो ये रहता है कि आप देखेंगे जेन्युइन केस रहेगा। आपका समझो आप रास्ते से जा रहा है, किसी ने आपको चाकू दिखा के मोबाइल छीन लिया, पॉकेट छीन लिया, आप जाके पुलिस में कंप्लेंट, इमीडिएटली केस रहते हैं। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं टेक्निकल रहते हैं, कुछ केसेस ऐसे साइडलाइन रहते हैं, जो मतलब इट में भी सिविलियन, इट में भी मतलब कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, वो रहते हैं, तो वो रहता है। और कुछ केसेस में कंप्लेनेंट भी नहीं चाहता कि मैं केस करूँ करके, वो चाहता है उस वक्त पुलिस कुछ तो भी समझो गुस्सा हो गया तो उस सामने वाले को लाके 2 लाफा मेरे सामने मारे और ये करे, लेकिन बाद में उसको गुरु मिल जाते और फिर वो जाके बोलता है कि सब पुलिस ने मेरा कंप्लेंट नहीं लिया। उस वक्त बोलता है वो कि साहब मेरे को कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं करने का, बस इतना आप कर लो करके। कानून से जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है कि पुलिस के पास कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आया तो उसका केस रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कंप्लेंट ऑल्सो समटाइम रिलक्टेंट रहता है लॉन्च कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। और हाँ, कुछ केसेस में होता है पुलिस से भी होता है, तो इसीलिए तो इतना हायरार्की रखा है, जो रेगुलरली एसीपी विजिट करते हैं पुलिस स्टेशन को, सीनियर पे उनको सुपरवाइज करते हैं, डीसीपी साहब सुपरवाइज करते हैं। तो ये जो 3-4 हायरार्की के ऑफिसर्स रखे वही सुपरवाइज करते हैं कि ज़्यादा केसेस ठीक ठाक रजिस्टर हो, कोई किसी के ऊपर अन्याय ना हो, कोई इलीगल डिटेंशन ना हो। ये सब देखे पुलिस ऑफिसर, मैं बोला ना, पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है। ह्यूमन राइट्स है, वो तो है, इवन हमारी इन हाउस मशीनरी भी बहुत है। ये हम लोग सुपरविजन करते हैं, वो हो गया, सीसीटीवी लगाए हुए वो हो गया। जो कंप्लेनर ऑन देयर ओन आके अगर कुछ बोलते कि साहब ये ऑफिसर ने मेरा कंप्लेंट नहीं लिया है, तो इमीडिएटली एक्शन हो जाता है उसके ऊपर। हालांकि वो एक्शन लिया हुआ एक्शन आप तक नहीं पहुंचता है, आजकल सोशल मीडिया कोई ट्विटर पे डाल दे, कहीं भी ट्विटर पे डाल देता है, और जो ट्विटर पे और इस पे डालता है उसमें सच्चाई भी होती है, ऐसा बोल नहीं सकते। वो कभी कभी अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत कुछ बोलता है और रियलिटी में कुछ हुआ नहीं रहता। कई बार पीड़ित जेन्युइन भी होता है, तो नॉर्मली। लेकिन बॉम्बे में आप देखें जेन्युइन केस है उसमें है तो वो केस रजिस्टर होता है, उसमें कोई इशू नहीं रहता। और साइबर क्राइम के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब साइबर क्राइम तो देखो अभी हर फील्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। इवन नॉर्मल जो ऑफेंसेस है वो भी कलेक्टेड विद द साइबर फील्ड एंड साइबर स्पेस में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी रॉबरी भी हो गया तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका डाटा कलेक्शन आ गया। उन्होंने जो एक दूसरे से मोबाइल फॉरेंसिक्स भी आ गया उसमें। तो ये टेक्नोलॉजी सब जगह पे आ रही है। और जहाँ अपना अभी जैसे अपना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पेमेंट्स मोड बदल रहे हैं, कैश पेमेंट का मोड तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 2-3 साल में तो जा ही गए। तो ये सब हो रहा है, तो अपने यहाँ पे वो बंदे भी है जो काम कर रहे हैं। लेकिन साइबर क्राइम प्रिवेंट करने के लिए सबसे बड़ा ये है अवेयरनेस। साइबर क्राइम एंड ड्रग्स, ये 2 चीज़ अगर प्रिवेंट करने का है तो उसको अवेयरनेस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। तो अवेयरनेस, जैसा पहला अभी ओटीपी का था, आपसे ओटीपी लेके आपको फ्रॉड किया जाता था। अभी ओटीपी का अवेयरनेस इतनी अच्छी तरह से होगी, जनरल पब्लिक अभी ओटीपी नहीं देती है। लेकिन फिर भी फ्रॉडस्टर है, अलग अलग नज़रिया बोलते हैं। अभी उसमें एक सबसे बड़ा अभी आया जो डील कर रहे हैं हम लोग, वो है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन में इतने विक्टिम्स हो रहे हैं, कुछ लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्या सेक्सटॉर्शन मतलब जैसा अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से आपको कोई जिसको आप नहीं जानते, ऐसे लड़की हो गई, वो आपको हाय हेलो कैसे करके बोलेंगे, मैं ऐसा हूँ, फिर आप उससे बात करना चाहेगी। वो मोबाइल, अब फॉर एग्जांपल फेसबुक पे उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, या फिर आपके साथ मैसेज भेज दिया, मैसेंजर से मैसेज भेजने के बाद आपको मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो तो वो फेसबुक से आपको प्रोफाइलिंग करके रखते हैं कि आप किस तरह से आदमी हो, आपके दोस्त लोग कौन है, क्या है, रिश्तेदार कौन है, वो सब निकाल के रखती। फिर ज़्यादा करके ये लोग एजेड लोगों को विक्टिम करते हैं, और जो प्रतिष्ठित हैं उनको करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रतिष्ठा के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे करके। वो करने के बाद फिर वो
रात को 2, 11:30, 12 लेट नाइट कॉल करेगी। कॉल करने के बाद नेचुरली वीडियो कॉल, पहला तो नॉर्मल कॉल करेंगे, फिर बोलेंगे क्यों ना विल हैव अ चैट, वीडियो कॉल करेंगे करके उसको उद्युक्त करती है। जैसे ही वीडियो कॉल पे आ जाता है, उस पर एक ऐप आता है, उसके ज़रिए वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो जाता है दोनों का, या फिर किसी और मोबाइल से भी कभी कभी रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद वो उसके सामने न्यूड हो जाती है बात करते करते। नेचुरली आदमी रिएक्ट करता है। मैंने कहा ना, वो जो लोनली लोग रहते, अकेले रहने वाले लोग, वो टारगेट ऐसा करते। तो ये होने के बाद इमीडिएटली विदिन 2 मिनट्स में वो उसका क्लिप बना के उसको भेज दिया जाता है, और फिर उसको बोला जाता है कि अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया, और स्टार्टिंग में बहुत कम अमाउंट मांगती है, तो सामने वाला बोलता है जाने तो 5-10 हज़ार रुपये देके जान तो छूटेगा करके, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आपने 5-10 हज़ार दिया तो फिर वो 50 हज़ार होता है, 1 लाख होता है। मैंने 1-2 केसेस में देखा कि 2 करोड़ रुपए लोगों ने दिया हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस के पास आते हैं। उसके जब स्टॉप ही नहीं होता तो वो अल्टीमेटली आना पड़ता है। तो मैंने मेरा इंडिविजुअल लेवल पे 5-6 केसेस ऐसा डील किया। जब आए तो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला साहब हमको कंप्लेंट तो नहीं करना है क्योंकि प्रतिष्ठा का मामला है। तो उनको समझाया, बोला पहला आप तो घर वालों को इसमें कॉन्फिडेंस में ले लो। आस्ते आस्ते फिर वो 8-10 दिन के बाद कम हो जाता है। एक 2-4 जगह है भारत में जहाँ पे ये सब चलता है, वहाँ पे काफ़ी रेड भी हो गई, तो अभी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन है सेक्सटॉर्शन। तो सेक्सटॉर्शन के लिए भी क्या वे आउट है, वही है कि आप अवेयरनेस करो जितना से जितना पब्लिक, क्योंकि इस बारे में पब्लिक बात नहीं करती। अगर मैं विक्टिम हूँ सेक्सटॉर्शन तो मैं तो बोलूँगा ही नहीं किधर, कोई सामने नहीं आया। तो इससे अच्छा उसने मैंने एक तो हाइट में आपको बताता हूँ, मैंने एक आदमी को, मेरा कुछ यूट्यूब चैनल है कॉप अविनाश करके, उसमें मैंने ये अवेयरनेस के वीडियोस डाले हैं। उसमें सेक्सटॉर्शन का वीडियो है, वो दिखाया था। उसके बावजूद भी वो रात के समय था, 2 पेग हो गए थे, तो वो विक्टिम हो गया, लेकिन ठीक ठाक बचा अभी उसको। तो इसी तरह से होते रहता है। तो ये अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके लिए अवेयरनेस होना, डिटरेंट कार्डी। लेकिन दिन ब दिन साइबर क्राइम बढ़ने वाला है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। अभी साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए, ऑफिसर्स बनाए, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, और अभी जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो भी टेक्नो सेवी ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो फर्क पड़ रहा है। आपकी ट्रेनिंग उस हिसाब से हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है, स्पेशल सब्जेक्ट्स रखे हैं। मैं वहाँ पे था तो हम उनको स्पेशली ये सब चीज़ें उसको टैकल करना, कैसा ट्रैक आउट करना है, किस तरह से ब्लॉक करना है, किस तरह से जानकारी प्राप्त करना है, किस कौन सा नोडल एजेंसी का अप्रोच करना है, ये सब वहाँ पे सिखाया जाता है। तो जैसे ड्रग्स की बात करें, मतलब तो नारकोटिक्स की, तो ये तो अब भारतवर्ष में हर जगह ही वो चीज़ फैल रही है, आप उसको रोकने की कोशिश में हो। तो ये आप पेरेंट्स को, मतलब ये टीनेजर्स शुरुआत करते हैं ना, तो आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे मतलब नज़र रखें या कैसे उस चीज़ को वॉच करें? पहला चीज़ तो अपना जो कल्चर है ना, हम लोग देखो साथ में खाना खाते हैं, वो कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। दिन का एक तो खाना साथ में खाना चाहिए। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो जब हम लोग साथ में खाना खाते हैं तो वो बच्चे में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको रियलाइज होते हैं। ड्रग्स 2 तरह की होती है, एक ड्रग आपको डिप्रेस कर डालती है, एक ड्रग आपको एक्साइट करती है। तो वो दोनों चेंजेस आपको बच्चे में मालूम पड़ता है, और साथ ही साथ उससे जब जितनी ज़्यादा आप बात करोगे उससे मालूम पड़ता है कि उसके दोस्त लोग कौन है, क्या चल रहा है। तो वो उसके हिसाब से वो प्रिवेंट करना ज़रूरी है। स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन होना ज़रूरी है, ड्रग्स का अवेयरनेस को, उसके परिणाम क्या है। मैंने लिया हुआ है, मैंने बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेज में। नॉट ओनली दैट, मैं डोंगरी में था तो एक आदमी था जो वही स्कूल में पढ़ा था, वो 13 साल ड्रग्स में था। उसके बाद वो रिहेबिलिट हो गया, और बाद में 14-15 साल तक उसने ड्रग्स नहीं लिया था। तो उसको हमने जानबूझ के वही स्कूल में लेके गए थे। उसका एक्सपीरियंस हमने बच्चों के साथ शेयर किया था। उसने बोला था मैं यही क्लासरूम में बैठता था, बाद में 13 साल में रोड पे कचरे में जाता था, इधर जाता था, ड्रग्स में जो कंडीशन था उसका, वो उसने बयान किया, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट हो गया। साथ ही साथ कानूनन पे कार्रवाई करना भी ज़रूरी है, जो अभी हो रहा है। अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कानूनन कार्रवाई, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं जब डोंगरी पुलिस स्टेशन में गया था तो वहाँ पे एक वाड़ी बंदर करके ब्रिज है, वो वाड़ी, मेरा पोस्टिंग होने के बाद एज ए ACP पोस्टिंग होने के बाद मैं गया रात को पेट्रोलिंग का, नीचे देखा तो 15-20 नाइजीरियन, साउथ अफ्रीकन या नाइजीरियन जो ऐसे रहते, वो लोग घूम रहे हैं, हाथ में उनके थैली। बोले ये क्या है, तो बोले कोकेन बेच रहे। बोला अरे खुलेआम बोले ये क्या, तो बोले रेलवे का एरिया आता है, लेकिन आते तो अपने ऊपर है, आते ना, जो ड्रग्स लेता है वो अपने ऊपर होते, परिणाम तो इधर होने वाला है। फिर मैंने सीनियर ऑफिसर से मेरी बात की, और फिर हम लोगों ने
कोशिश किया कि पहला बात तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है, वो हट्टे कट्टे रहते हैं, उनको एक नॉर्मल पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता है। और एक उस वक्त साइकोलॉजी बनने की थी, हम इसको पकड़ नहीं कर सकते, थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं वो लोग। तो मैंने उस वक्त क्या किया कि 40-50 पुलिस फोर्स लिया, 20-25 आम पब्लिक को लिया साथ में। और इसलिए लिया कि वो जब रिएक्ट करेंगे तो हम लोग अगर उनके ऊपर एक्शन लिया कुछ, तो एटलीस्ट वी शुड हैव सम विटनेस। नहीं तो हो जाता है कि पुलिस ने इनको मार डाला करके। उसमें वो रेलवे ट्रैक में 2 तरह की डेंजर रहती है, या तो वो हम पे अटैक करेंगे, सेकंड थिंग वो भागते हुए किसी ट्रेन के नीचे आ गए तो भी हमको जवाब देना है, हमारा पुलिस वाला कोई नीचे आ गया वो भी जवाब देना है हमको। वो सब देखते रात को 11-11:30 में रेड के, उस वक्त 20-25 लोग थे, हमने पूरा भागदौड़ किया, लेकिन एक ही आरोपी हमारे हाथ में आया, बट इट वाज ब्रेक थ्रू। उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा ऑफिसर का, मैं खुद गया था उसमें। फिर हमने दूसरा जब रेड किया तो उसमें हमने 3-4 लोगों को पकड़ के लाया। फिर हमने तय किया इधर से क्यों, ये आते कि इधर से उधर से पकड़ेंगे, तो ट्रेन से आते ट्रेन से पकड़ना चालू कर दिया। फिर लास्ट में एक बड़ा गैंग हमको मिल गया, और जो हैबिचुअली बहुत सालों से कर रहा था, उसके मुंबई ऊपर में पूरा उनका सेटअप था। हाँ, और वो एक गाना से था, एक नाइजीरिया से था, एक ऐसे अफ्रीकन कंट्री। तो उनको चारों को हमने पकड़ के लाया, और उसके ऊपर पहला केस एमसीओसी का बनाया। नॉर्मली एनडीपीएस में एमसीओसी लगना मुश्किल जाता है, मौका का केस लगाया, वो डिटरेंट था। और मैंने मौका का केस में चार्जशीट में उसको ओपन रखा था, तो इसके बाद जितने भी पकड़े जाएंगे इसके साथ में, ये ट्रेड में काम करने वाले सब उसमें आ जाएंगे। वो केस को उन्होंने बहुत चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये इसको मौका लगता नहीं कर, लेकिन सब जगह। थोड़ा सा मौका एक्सप्लेन कर दो कि मौका क्या काम ये इसमें बताता हूँ। तो ये जो मौका फिर सस्टेन हो गया, डबल बेंच ने भी बोला कि पुलिस ने बराबर लगाया। उसका परिणाम ऐसा हो गया कि जो 20-25 नाइजीरियन देखते थे, उसके बाद एक भी नाइजीरियन वहाँ पे आना बंद हो गया, क्योंकि उनके एडवोकेट भी उनको बोलते कि ये केस ओपन रखा है, तुम लोग मौका में अंदर जाएंगे। तो वहाँ उसके बाद वो डोंगरी का जो वाड़ी बंदर का एरिया था, आज तक रिपोर्ट है मेरा कि एक भी वहाँ पे नाइजीरियन या कोई फॉरेनर ड्रग बेचने को आता नहीं, नीट एंड क्लीन हो गया। जहाँ तक वाले आपने मौका थोड़ा सा ड्रेडेड लॉ है, उसमें प्रोविजंस बनाए गए। समझो एक आदमी रिपीटेडली ऑफेंस कर रहा है, नॉर्मली एक ऑफेंस हो गया तो क्या हो जाता है, वो कोर्ट में जाके बेल लेता है, उसका बेल, उसका अधिकार है, उसको बेल मिल जाती है। अभी तो मर्डर में भी बेल मिल जाती है। तो उसके बाद बेल पे आने के बाद फिर वो एक तो छूट के आने के बाद एरिया में उसकी दहशत बढ़ती है, जेल से आया है। दूसरा बात, उसका डेयरिंग बढ़ जाता है, डर निकल जाता है, पुलिस का डर निकल जाता है, जेल का डर निकल जाता है, तो उसका और डेयरिंग बढ़ता है। तो ये जो रिपीटेड ऑफेंस करने वाले, इनके ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन जो लेते वो काफ़ी नहीं रहते, जैसा चैप्टर केसेस हो गया, वो काफ़ी नहीं होते, तो इनको मौका लगाना जरूरी रहता है। मौका में क्या 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती कि ये शुड भी है ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब ये लोग एक गैंग बना के काम करना चाहिए। एक सिंगल आदमी अगर बार बार क्रिमिनल क्राइम कर रहा है तो उसको हम लोग मौका नहीं लगा सकते। दे शुड वर्क इन टुगेदर एज ए गैंग, रिपीटेड ऑफेंस करना चाहिए, और ये सब करने के पीछे उनका मकसद होना चाहिए पैसा कमाना। ये सब 3 इंग्रेडिएंट्स आ गया। अभी वो रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है, इसका एविडेंस क्या मांगता है आपको कि वो उनके खिलाफ चार्जशीट गया हुआ है, सर्टन चार्जशीट्स गए, सर्टन केस, वो एविडेंस हमको लाना है। गैंग करके दिखाने के लिए क्या मांगता है कि एक केस में इनका इन्वॉल्वमेंट मांगता है, एक से दो, कम से कम 2 लोगों का तो इन्वॉल्वमेंट मांगता है। तो ये सब इन्वॉल्वमेंट आ गया तो हम उसको मौका लगा सकते हैं। और ये मौका भी चेन स्नैचिंग जैसे केसेस में भी हमने मौका लगाया, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मौका इज़ वेरी डेडर, वो ज़रूरी है वो, और इम्पैक्ट अच्छा हो रहा है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में है नहीं, हर अभी दिल्ली में मेरे ख्याल से उन्होंने मौका ही किया हुआ है, गुजरात में भी है। तो ये अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है स्टेट लेवल पे, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा है उसका। उसमें आरोपी को बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। बाद में सेकेंड थिंग, पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट देते हैं नॉर्मल केसेस में वो एडमिसिबल नहीं रहता है, लेकिन ये मौका में हमारे डीसीपी के सामने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, तो कोर्ट में एडमिसिबल है, तो दैट इज़ ए गुड एविडेंस हो जाता है। और सेकेंड थिंग क्या हो जाता है, ये नॉर्मली ये लोग कोर्ट में जाने के बाद तो रिट्रैक्ट करते हैं अपना स्टेटमेंट, लेकिन उसके हिसाब से हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर कोर्ट के सामने रखा तो कोर्ट को मालूम पड़ता है कि ये जेन्युइन स्टेटमेंट है करके, तो कन्विक्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है, बेल मिलना मुश्किल रहता है, इसलिए एमसीओसी काफ़ी इफेक्टिव है। तो सर अब अंत में हम बात करेंगे कोविड की। कोविड के समय में बॉम्बे में, मुंबई में बहुत सारे केसेस थे और बहुत पीक पे थी चीज़ें, तो मुंबई पुलिस ने कैसे हैंडल किया और आपने कैसे इन्वॉल्व थे? मैं जब कोविड आ गया तो मेरा पोस्टिंग डोंगरी में था, और कोविड का फर्स्ट वेव जब आया तो उस वक्त आपने देखा होगा सोशल मीडिया की जरा बहुत सारा
गलत फहमी फैली थी, बहुत डर था लोगों के मन में, पुलिस वाले के मन में डर था। लेकिन हैट्स ऑफ टू खास करके लेडी कांस्टेबल, लेडी ऑफिसर्स, वो लोग, आप सोचो ना उनके घर में क्या माहौल रहेगा कि वो घर वाले उनको छोड़ते नहीं, उसका हस्बैंड नहीं छोड़ेगा, उसके इन लॉज उसको छोड़ेंगे, लेकिन ये सब छोड़ के बेचारी वो ड्यूटी पे आती थी। मैं खुद 15 दिन ऑफिस में रहता था, मेरा स्टाफ मैंने आधा कर्टल कर दिया था। मेरे समझो 8 लोग थे तो हमने 4 लोग ही रहते थे, 4 लोग 15 दिन मेरे साथ रहते, 4 लोगों के बाद में 15 दिन छुट्टी, दूसरे 15 दिन मेरे साथ। पर आपको आना पड़ता था? हाँ, मैं ऑफिस में रहता था, मैं जाता नहीं था। 15 दिन के बाद एक दिन घर पे आता था। एक दिन घर में आने से पहला पूरा मेरा गाड़ी को सैनिटाइज करता था, क्योंकि मैं घर में तक नहीं लाना चाहता था उसको, मैं अपने आप को सैनिटाइज। फिर उस दिन मैं समझो कल मेरे को घर पे जाने का 15 दिन के बाद, तो एक दिन पहला मैं घर बाहर नहीं जाता था, रूम ऑफिस में ही बैठा रहता था। और फिर एक दिन घर पे जाके घर वालों को मिलके वापस आता था, फिर वापस 15 दिन में रहता था। उस दरमियान मुझे याद है 22 तारीख को डिक्लेयर हो गया था, और 26-27 तारीख को मैं पेट्रोलिंग कर रहा था, तो डोंगरी के एक मस्जिद में 350-400 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। बोला संचार बंदी लागू है और आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मैंने कुछ गाली गलौच नहीं किया, उनको इज्जत से बुलाया, सबको बाहर किया और पूरा मस्जिद को खाली किया और लॉक लगा दिया। मैंने उस वक्त उसका एक वीडियो बनाया, इसलिए वीडियो बनाया कि मेरे ऊपर ये लोग कुछ एलिगेशन ना करें, कि मैं कुछ भी एलिगेशन कर सकते हैं वो, कि ये धर्म का मामले की तरह उसको ना उछाला। तो मेरी सेफ्टी के लिए मैंने वो वीडियो क्लिप बनाया था और मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को भेज दिया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया था, मैंने उसके ऊपर कार्रवाई की है करके। वो वीडियो क्लिप वायरल हो गया, और उसकी वजह से बाकी सब जगह की मस्जिद, यूपी से मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारा वीडियो क्लिप देखा, उसकी वजह से हमारे ऊपर डोंगरी का अगर मस्जिद बंद हो सकता है, यहाँ का भी बंद होना चाहिए। तो इस तरह से सब जगह पे उसका इम्पैक्ट हो गया। अच्छा, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई की थी। और वो देखो, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पुलिस को कोई धर्म नहीं रहता। जब वो मस्जिद मंदिर खोलने का गवर्नमेंट का ये हो गया, तो मैं खुद नेक्स्ट फ्राइडे को नमाज में उस मस्जिद में गया था और उनके ट्रस्टियों को फेलिसिटेट किया। इसलिए फेलिसिटेट किया कि उन्होंने उसके बाद वो मस्जिद खोली नहीं, और आपकी बात मानी थी और खोले, हमने कार्रवाई की कि उसको लॉक लगा दिया था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया बाद में। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में जानते हैं, तो ये, और हम भी नहीं चाहते थे कि कोई धर्म को ऐसा लगा कि पुलिस अपने खिलाफ है करके। तो ये गुड जेस्चर करके मैं खुद गया था, हमने फूल, गुलाब के फूल उनको दिए और ट्रस्टियों का हमने अभिवादन किया। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग में ये काम चलता था। और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब हॉस्पिटल्स फुल हो रहे थे? और हॉस्पिटल मेन हमको प्रॉब्लम आ रहा था हमारा पुलिस वाले, हमारा जब मैं तो सुपरवाइजर पोस्ट पे था, फिर भी हम लोग फील्ड में आता था। आपने देखा होगा मेरे काफ़ी वीडियोस उस वक्त सोशल मीडिया में आए थे। तो ये जो कांस्टेबल या ऑफिसर्स लोग थे, ये जो खुद जब इनको कोविड होना शुरू हो गया था, उसको क्या होता था, घर वालों को बहुत चिंता थी, या घर वालों को हो गया तो उनको मदद करना मुश्किल है। बिल्डिंग के लोग उनको मदद करने को तैयार नहीं थे, ऐसा पोजीशन में आ गया था। मेरा जो मेरे साथ कांस्टेबल था, उसकी तो कंडीशन इतनी ख़राब थी, उसको कोविड हो गया था, लेकिन नसीब से वो बच गया। फिर वहाँ से हमने किसी तरह से उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिए और फिर वहाँ से वो सर्वाइव हो गया। डोंगरी डिवीज़न के अंडर 2 पुलिस स्टेशन थे, एक डोंगरी पुलिस स्टेशन और जेजे पुलिस स्टेशन। जेजे पुलिस स्टेशन में एक टाइम ऐसा था कि 45 लोगों को कोविड हो गया था। अच्छा। और बाकी को उन्होंने सेपरेशन में डाल दिया था, तो केवल 15 लोग बचे थे। तो 15 लोगों पे हम लोग पुलिस स्टेशन चला रहे थे। तो हमारा मोरल बूस्ट करने के लिए, उस समय क्राइम भी कम था, क्राइम कम था क्योंकि लोग रास्ते पे जाते थे, घर के अंदर थे लोग। तो उस वक्त हमारा मोरल बूस्ट करने के याद है हमको, मुंबई के सीपी साहब खुद आए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने भी सराहा था कि इतना एफर्ट्स करने के बाद। सेकेंड थिंग, 55 साल के ऊपर के ऑफिसर्स और इनके लिए उन्होंने स्पेशल रहे, लेकिन हम लोग तो जा नहीं सकते, हम लोग भी 55 के ऊपर थे, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते थे सुपर, फिर भी हमने सर्वाइव किया। सेकंड चैलेंज हमको तो माइग्रेंट वर्कर को जो घर में भेजने का था, इट वाज वेरी डेंजरस। उसके बारे में बताइए। क्योंकि एक तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको संभालना। हमने डोंगरी में 180 माइग्रेंट वर्कर को कम से कम 2-2.5 महीना संभाला था। उनको NGO एंड BMC का भी मदद हो रहा था, उनको नाश्ता देना, सुबह दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सब हम लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि पुलिस इज़ द ओनली एजेंसी वो काम कर रही थी करके उस वक्त। लेकिन NGO और ये लोगों ने काफ़ी अच्छा, लोगों ने खूब मदद किया, बहुत सारा खाना आता था। एक एज ए जो करके या कोई ऐसा पकड़, हम जो पेट्रोलिंग करते करते जाते थे, जो रास्ते में भिखारी दिखते थे ना, उनके बाजू में मिनरल बॉटल्स का बॉटल था, एक के पास बिरयानी, आलू सब्जी, वैरायटी ऑफ फूड था उसके पास, क्योंकि सब लोग आके देते बांटते थे, हेल्प कर रहे थे। उस वक्त एक हो गया कि मुंबई पुलिस का
इमेज गॉड का इमेज हो गया था। पब्लिक भगवान मानने लगी थी। जो हिसाब से हम लोगों ने काम किया था, जो रिस्क हम लोगों ने लिया था उसके लिए वो इमेज और किया पुलिस ने। उसमें काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स हमारे डेथ हो गई उसमें। काफ़ी कोविड से इन्फेक्शन हो गया, घर वालों की बहुत सारे लोगों की थे। मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई कोविड की वजह से। तो इसके बावजूद भी हम लोग डटे रहे और काफ़ी अच्छा काम किया था। उसको काफ़ी सराहा गया, मीडिया ने भी सराहा, बाकी समाज ने भी सराहा उसको। वो तो इट वाज एक लाइफ में आने वाला अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ये कभी कभार होता है वो, लेकिन पुलिस क्या है, हर चीज़ देखो, हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो गया कि कोई गड़बड़ हो गया तो हमारे पास एक एसओपी रहता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये चीज़ ऐसी थी कि इसके लिए कोई एसओपी नहीं थी। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा जो बोलता है वो हिसाब से काम करो। तो मैं उस दिन हम लोग एरिया में घूमते थे, हम लोग फिर ड्रोन से ड्रोन में खाली नीचे स्पीकर लगाया और वो ड्रोन घुमाया, फिर नीचे से हम लोग ये अपील करते कि लोग जाओ मत। फिर हमने वहाँ पे एक आइडिया डोंगरी में हमने इम्प्लीमेंट किया था कि ये पब्लिक की रश हो रही थी सब्जी मंडी में। तो हमने पूरा सब्जी मंडी को बीएमसी के एक ग्राउंड में शिफ्ट कर लिया। वहाँ पे उनको शेड बना के दिए, मतलब छाते दिए और डिस्टेंस पे रखा। तो इस तरह फिर उसको पूरा मुंबई में फिर उसको फॉलो किया गया। तो इस तरह से अपने अपने लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे। कोई एसओपी नहीं था, जैसा आता है वैसा करते। अपने ऑफिसर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए फिर एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे नीचे जो सीनियर पे है उसके नज़दीक के 2 लोगों की डेथ हो गई। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैं समझ गया उसकी मेंटल कंडीशन बराबर नहीं। तो मैं सीनियर ऑफिसर को जाके मिला, हमारे एडिशनल सीपी थे मिश्रा साहब, कि साहब अभी थोड़ा सा मोरल डाउन हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। बोलते क्या करना पड़ेगा? मेरा एक मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर गावन करके, वो पुलिस फ्रेंड है। वो मैं पूछता हूँ अगर वो आने को तैयार है तो उनका एक मोटिवेशनल स्पीच कुछ तो भी रखते हैं ऐसा। तो बोले पब्लिक गैदरिंग हो जाएगी, बोले डिस्टेंस रख के करेंगे हम लोग। ठीक है, कर लो, अपने को अभी कैसा भी करके ये लड़ाई लड़नी है। तो फिर रखा 100 के आसपास पुलिस वाले थे। सब लोग वो सेशन के बाद इतने मोटिवेट हो गए थे ना, वापस नॉर्मल हो गए थे। उसने जो सेशन लिया थोड़ा चेंजेस, क्योंकि जब उस वक्त ऐसा था कि हर एक निगेटिव न्यूज़ आती थी, डिप्रेसिव न्यूज़ आती थी। आज ये हो गया, टीवी लगाओ तो ये सुनने। मैं बाद में तो टीवी देखना बंद कर दिया था, क्योंकि टीवी के ऊपर से क्या क्या न्यूज़ चलती थी। इतना लोग मर गए, इतना ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब जगह पे यही हो रहा है कुछ तो। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग सर्वाइव कर लिए और कोविड में मुंबई पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी सराहा भी गया उसको। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और ये हमारी चैनोलॉजी की तरफ से और वैली कल्चर की तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए।